क्लास अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है फेजर। अब कोई भी साइनसोइडल जो क्वांटिटी होती है, जैसे कि करंट कैसा है, इस तरह से फ्लो रहा है, इस तरह से उसकी वेव होती है, अल्टरनेट डायरेक्शन होती है, मतलब साइनसोइडल है। तो कोई भी साइनसोइडल जो क्वांटिटी होती है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वैरी हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करना, और वो भी एक रोटरी वेक्टर के हेल्प से, उसे हम क्या बोलते हैं, फेजर। देखो फेजर क्या होता है, एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी। लेकिन कौन सी क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो वैरी हो रही है साइनसोइडली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसको हम ड्रॉ करना चाहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यहां पर हम कंसीडर करते हैं एक वेक्टर, रोटरी वेक्टर। ये जो एरो दिखा रहा हूं मैं, आप ये सोचिए ये क्या है, रोटरी वेक्टर। देखो हमें पता है एंगल्स हम कहां से मेजर करना चालू करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, ये हो गया 180, ये हो गया 360। तो ये जो वेक्टर है, जैसे कि क्लॉक होता है, क्लॉक का कांटा होता है, जैसे घूमता है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला रोटरी वेक्टर है। इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, कोई भी जो क्वांटिटी जो साइनसोइडली वैरी कर रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो रोटरी वेक्टर है यहां पर जब है तो ये इसकी लोकेशन होगी, इसके हेल्प से हम वेव फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर जब ये वेक्टर, रोटरी वेक्टर सपोज टू बी यहां पर है, तो इसकी जो पोजीशन रहेगी वो हम अभी ड्रॉ करेंगे यहां पर। तो कुछ समय के बाद में यहां से लेकर यहां तक आने के लिए जितना भी उसको समय लग रहा है, सपोज टू बी कितना ये समय विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कंसीडर करेंगे। ये टाइम वाला एक्सिस हो गया, और ये करंट या फिर वोल्टेज वाला, मतलब ईएमएफ वाला एक्सिस हो गया। तो जब ये वेक्टर यहां पर जाएगा, तब यहां से ये जो जाएगा ये यहां पर चले जाएगा ग्राफ। फिर थोड़ा सा इधर में यहां पे चले जाएगा। फिर जब ये यहां पर चले जाएगा, वेक्टर ऐसा घूमते हुए यहां पर चले गए, तो उस केस में ये वैल्यू रहेगी हाईएस्ट वैल्यू। ये ग्राफ वहां तक चले जाएंगे, वहां तक ये जो समय रहेगा इसका ये रहेगा। फिर ये वेक्टर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आएगा, यहां से आया गया, उसी लेवल पर हम इसको मार्क करेंगे, उसी लेवल पर ये ग्राफ आ गया। फिर वेक्टर मान लेते हैं 180 यहां पर आ गया, तो उसी लेवल पर इसको डालेंगे, ये यहां पर आ गया। यहां पर आने के बाद में सपोज टू बी वेक्टर यहां पर आ रहा है, ये घूमते हुए यहां पर आ रहा है, तो फिर इसकी भी लेवल हम मार्क कर लेते हैं, और ये बॉटम मोस्ट लेवल भी हम फिलहाल मार्क कर रहे हैं। तो जब वेक्टर यहां से यहां तक आ गया तो ये ग्राफ यहां तक चले जाएगा। फिर वेक्टर यहां पर आ गया तो ग्राफ ये यहां पर आ गया। फिर वेक्टर यहां पर चले गया तो ये ग्राफ यहां पर आ गया। फिर वेक्टर अगर 0 पर वापस चले गया तो यहां पर आ गया। तो यहां पर क्या हो गया, ये देखो ये क्या है, साइनसोइडल वेव है। तो ये एक क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसको मतलब जो हमें पता है कि साइनसोइडल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कैसे, वेक्टर के फॉर्म में। लेकिन ये भी वेक्टर कौन सा, रोटरी वेक्टर। एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये कोई वेक्टर नहीं होता, लेकिन ये रोटरी वेक्टर हम उसको कंसिडर करेंगे। ये हम ऐसा ही कंसिडर करेंगे, ये जो है इसकी जो रेडियस है वही हम कंसिडर करेंगे कि जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी, या तो करंट बोलेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट रहेगा, पीक वैल्यू जिसे हम I0 बोलते हैं। और अगर हमने ईएमएफ ले लिए तो ये रेडियस मतलब ही ये पीक वैल्यू ऑफ क्या हो जाएंगी, ईएमएफ हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये क्या करते हैं, फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस रोटरी वेक्टर को बोलते हैं फेजर, और इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, फेज डायग्राम। और एक चीज हम इसमें कंसिडर करेंगे, देखो इसके हेल्प से हम अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इन दोनों के फेज डायग्राम मतलब फेजर डायग्राम हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं इसके हेल्प से। हमें ये पता है कि जहां पर ईएमएफ होता है वहीं पर क्या होता है, करंट होता है। और इनफैक्ट ईएमएफ की वैल्यू करंट से क्या होती है, ज्यादा। ईएमएफ मतलब वोल्टेज, E = I R होता है, ठीक है।
और अगर हमें I की वैल्यू चाहिए है I इक्वल्स टू, तो हमें E अपॉन क्या करना पड़ेगा R। देखो ईएमएफ को जब रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तब I की वैल्यू निकलेगी, मतलब I की वैल्यू कैसे रहती है, कम एज कंपेयर टू ईएमएफ। तो ईएमएफ की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है और करंट की वैल्यू कैसे होती है, हमेशा ही कम होती है। चलो इसके हम फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये मैंने एक फेजर डायग्राम के लिए ये प्लॉट कर दिया, ये एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। अब यहाँ पर हम ईएमएफ को ड्रॉ करेंगे। सपोज करते हैं ईएमएफ वाला जो रोटरी वेक्टर है वो रोटरी वेक्टर इतना है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम पीक वैल्यू मतलब हम E0 कंसीडर कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी ये बीच में दे सकते हैं E0, लेकिन वहां पर देना अच्छा नहीं लगता, हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। तो E0 क्या है, इसकी पीक वैल्यू। ये किसकी पीक वैल्यू है, ईएमएफ की। और ये जो ईएमएफ है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कुछ तो भी एंगल पर है, सपोज टू बी ओमेगा टी इतने एंगल पर है। फिर दूसरा क्या है, करंट। तब करंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस से उसका कुछ तो भी एंगल हो सकता है या फिर सेम एंगल हो सकता है। थोड़ी देर के लिए मैं उसका एंगल अपोजिट निकाल रहा हूं। सपोज टू बी यहाँ पर है करंट, और करंट की जो पीक वैल्यू क्या होती है I0। हम यहाँ पर स्मॉल I से कंसिडर करते आ रहे हैं अभी तक I0। तो ये जो एंगल है, देखो थोड़ा सा ज्यादा एंगल हमने यहाँ पर दिखा दिया, इतना सा एंगल, और ये सपोज टू बी हम कंसिडर करते हैं अल्फा, ये एंगल है। और देखो मैंने क्या कर दिया, ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ की लेंथ इतनी है और करंट की लेंथ कम निकाल दिया, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि ईएमएफ ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू करंट। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर हम करंट का एंगल चेक करना चाहते हैं तो ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा अल्फा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर ईएमएफ का एंगल चेक करते हैं तो वो क्या हो जाएगा सिर्फ ओमेगा टी। तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि इन दोनों के बीच में या तो कुछ एंगल रहेगा या फिर वो दोनों एक ही जगह पे रहेंगे। हम चाहे तो ये जो करंट है, करंट का वेक्टर हम इसी जगह पर ड्रॉ कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कंडीशन के हिसाब से अलग अलग वो होता है। तो इस तरह से ये जो ईएमएफ है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ तो भी एंगल रहता है ओमेगा टी सपोज टू बी। करंट का भी हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल रहता है, जैसे यहाँ पर दिखा है हमने ओमेगा टी प्लस अल्फा, और ओमेगा टी भी हो सकता है। और हम इसको हम इस एक्स एक्सिस पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वाई एक्सिस पर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो एक हम एग्जांपल लेते हैं। हम कंसिडर करेंगे एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टेंस। उस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही होगा। तो मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस अपने पास में अवेलेबल है और जिसको हमने एसी सप्लाई दे दी है। अब हमें पता है कि एसी सप्लाई की जो डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेंज होती है। या तो आप इसको अपवर्ड दे दो या फिर डाउनवर्ड दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर जो भी ईएमएफ है, ईएमएफ जो हमने प्रोवाइड किए इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, किसी तो भी समय पर हमने इसका ईएमएफ ले लिए, ई इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, ये हमें पता है। हमें और एक चीज पता है कि I इक्वल्स टू E अपॉन R, ये क्या है, ओहम्स लॉ है। इसके हिसाब से जैसे यहाँ पर हमें E की वैल्यू पता है, E की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, तो I इक्वल्स टू E की वैल्यू क्या रखेंगे हम, E0 साइन ओमेगा टी, और अपॉन में क्या चीज है यहाँ पर R है। जैसे I इक्वल टू E अपॉन R होता है, वैसे ही I0 इक्वल्स टू E0 अपॉन R भी हम बोल सकते हैं। तो E0 अपॉन R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I0। तो ये I एज इट इज, E0 अपॉन R क्या हो जाएगा, E0 अपॉन R, ये क्या होता है I0 साइन ओमेगा टी। तो अगर ये दो इक्वेशन हम देखते हैं तो ये दो इक्वेशन कैसे इक्विवेलेंट है। इन दोनों जगह पर हम देखते हैं तो देखो ये फेज मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब इन दोनों का एंगल चेंज नहीं है। ईएमएफ का एंगल क्या है, ओमेगा टी, और करंट का भी एंगल क्या है, ओमेगा टी। इसका अगर हमें फेज डायग्राम ड्रॉ करना है तो फेज डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से। ईएमएफ ड्रॉ करते हैं पहले। ये ईएमएफ के लिए मैंने लाइन ये प्लेस कर दी और यहाँ पर लिख दिया E0, क्योंकि हाईएस्ट जो वैल्यू होती है पीक वैल्यू क्या होती है ईएमएफ की, वो होगी। इसका एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो यहां से लेकर ये जो एंगल है, यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना है, ओमेगा टी।
फिर करंट I भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन I का भी एंगल क्या है, ओमेगा टी। तो इसी जगह पर हमें I भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये I हो गया यहां तक, और उसका भी सेम एंगल है ओमेगा टी। मतलब दोनों में फेज का डिफरेंस नहीं है। फेज का डिफरेंस मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी ये जो करंट और ईएमएफ है, कभी ईएमएफ सामने रहता है, कभी करंट सामने रहता है, या फिर आगे पीछे रहता है, या फिर एक ही जगह पे रहता है। तो अगर एक ही एंगल से स्टार्ट हो रहे, एक ही एंगल पर खत्म हो रहे, तो फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, सेम फेज होता है, या फिर इन फेज हम इसको बोलते हैं। तो ये अपने को कैसे दिख रहा है, इन फेज। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं करंट और ईएमएफ जो है वो कैसे है, आर इन फेज। दोनों का एंगल कैसे है, सेम है। और अगर हम इनकी साइनसोइडल वेव ड्रॉ करना चाहते हैं तो इनकी साइनसोइडल वेव कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, और ये 360 हो गया। हमें पता है कि ईएमएफ बड़ा होता है, तो ईएमएफ हाईएस्ट पोजीशन पर जाएगा, तो उसकी जो वेव है कुछ इस तरह से हम निकाल रहे हैं। और करंट ईएमएफ के कंपेयर से कैसा होता है, छोटा होता है। तो ये पीक वैल्यू होगी किसकी, ईएमएफ की। उससे छोटी वैल्यू किसकी चाहिए, करंट की। तो ये करंट की छोटी वैल्यू लेते हुए ये मैंने ग्राफ प्लॉट करने स्टार्ट कर दिया। देखो चालू जहां से हुआ था जीरो से, खत्म भी कहां पर हो गया, जीरो। इनके बीच में कुछ भी फेज डिफरेंस नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले चालू जाएगा या फिर बाद में चालू जाएगा, ऐसा होता है, वहां पर फेज का डिफरेंस होता है। लेकिन ये चालू भी जीरो से हो गए हैं और खत्म भी एक ही जगह पर हो रहे हैं, मतलब इनमें फेज का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ईएमएफ की हाईएस्ट वैल्यू इतनी, ये वैल्यू कितनी है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे करंट की, तो करंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पीक वैल्यू ऑफ करंट। और इसको अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इनके वैल्यूज देखते हैं तो ध्यान दो, ईएमएफ की वैल्यू हम यहां पर चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है हाइट वो हम चेक करेंगे, ठीक है। एक्चुअली हमें ये वाई एक्सिस पर चेक करना है, तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा वहां पर। ये जो है ओमेगा टी, इसका ये अपोजिट साइड है, तो यहाँ पर साइन का रेशियो यूज होगा। तो साइन थीटा कितना है, ओमेगा टी इक्वल्स टू अपोजिट साइड। इस अपोजिट को सपोज टू बी मैंने बोल दिया एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां से लेकर यहां तक वो क्या वैल्यू है, E0। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। और E0 साइन ओमेगा टी क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी मतलब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ E होता है। देयरफॉर E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। तो हमें जब y एक्सिस पर फाइंड आउट करना है, ये हाइट मतलब कौन सी एक्सिस पर है, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी। तो यहां तक की ये जो वैल्यू है वो कितनी है, E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। हमने सिर्फ ईएमएफ के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब अगर हमने x एक्सिस पर की बात चाहिए है तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो x एक्सिस पर सपोज टू बी मैंने इसको अभी बोल दिया y, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू है वो क्या है, एडजेसेंट। तो फिर क्या आ जाएगा वहां पर cos थीटा कितना है, ओमेगा टी इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड जो क्या है y अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, E0। इस तरह से y इक्वल्स टू E0 cos ओमेगा टी आ जाएगा। और E0 cos ओमेगा टी भी क्या होता है, E होता है, E0 cos ओमेगा टी। लेकिन जैसे ये y एक्सिस पर, y एक्सिस ये हो गया, y एक्सिस पर E0 साइन ओमेगा टी, तो फिर x एक्सिस पर ये जो वैल्यू आ गई है ये कितनी है, E इक्वल्स टू E0 cos ओमेगा टी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ईएमएफ की वैल्यू x एक्सिस पर E0 cos ओमेगा टी होगी और y एक्सिस पर E0 साइन ओमेगा टी होगी। जैसे मैंने E0 मतलब ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वैसे ही हम करंट की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट की यहां से अगर वैल्यू लेंगे यहां पर, तो सेम मेथड से अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, I0 cos ओमेगा टी। और अगर हमने इसको y एक्सिस पर यहां पर फाइंड आउट किया तो ये सेम मेथड से क्या आ जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी।
तो इस तरह से हम ईएमएफ की वैल्यू एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर फाइंड आउट कर सकते हैं और इनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया। तो हम वही बोल रहे हैं कि किसी भी साइनसोइडल क्वांटिटी को अगर हम वेक्टर के, मतलब ये वेक्टर हो गया ना रोटरी वेक्टर, किसी भी साइनसोइडल क्वांटिटी जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करती है, अगर उसको हम किसी रोटरी वेक्टर के फॉर्म से प्लेस कर सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं, और उस डायग्राम को फेजर डायग्राम बोलते हैं। ये जो डायग्राम है यहाँ पर, ये वाली फेजर डायग्राम, ये वेव डायग्राम होगी और ये क्या होगी, फेजर डायग्राम होगी। तो यही फेजर डायग्राम हम अलग अलग सर्किट के लिए फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने कौन से सर्किट के लिए फाइंड आउट किए, एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस है और दूसरा कुछ भी नहीं है।